हेलो एट्थ क्लास। वी आर डूइंग द फोर्थ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इकोलॉजी। इसमें एक लेक्चर हम कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड लेक्चर। इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे और हम इसमें थोड़े से और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही डिस्कस करेंगे हम सारी चीज़ें। एंड एज आई ऑलवेज टेल यू कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? लिविंग बीइंग्स से एसोसिएट, मतलब जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इकोसिस्टम, दे आर ऑल अबायोटिक। प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, जो भी छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है, एवरीथिंग विच इज़ लाइफ will be included in biotic components. Then biotic components क्या होंगे? जो भी हमारे natural factors हैं या man made factors हैं, मतलब other than living things, जो भी stuff present है related to soil, temperature, climatic conditions, aquatic conditions, whatever is there which is non living, they constitute the abiotic factor. So ये दोनों interact करते हैं and they make life possible. तो यहाँ पे वही चीज़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यही है दैट द वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। और यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं कि दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड मेक लाइफ पॉसिबल। इसके बिना इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। अगर हम अबायोटिक कंपोनेंट्स को रिमूव कर दें तो बायोटिक कंपोनेंट्स अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। So there is a system of give and take between them. एज यूजुअल हर जगह ये चीज़ प्रेजेंट होती है, दुनिया में हर सिस्टम में है गिव एंड टेक। आप कुछ मेरी हेल्प करिए, मैं आपकी कुछ हेल्प करूँगी। सो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में भी यही है। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट्स को उनकी रिसाइकलिंग में, उनके प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, और जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स को अपनी लाइफ प्रॉपर्ली लीड करने में, इनफैक्ट ग्रीन प्लांट्स तो उनकी हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और बाकी सारे प्लांट्स को भी उसी के थ्रू फूड मिलता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे को हेल्प आउट करती रहती हैं। दी अबायोटिक कंपोनेंट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स जो है हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो उसकी वजह से फूड सिंथेसाइज करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अंडरगो करते हैं। तो दे मेक फूड फॉर द कंज्यूमर्स। अब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज दी हर्बीवोर्स, जो कि प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। अब जब प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स व्हेन दे डाई, दे आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स एंड रिसाइकल्ड इनटू द एनवायरनमेंट एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जब ये सारे एनिमल्स जो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब प्लांट्स भी और जो कंज्यूमर्स हैं, जो एनिमल्स भी, व्हेन दे डाई, तो क्या होता है कि उनके जो बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं, दे आर डिसइंटीग्रेटेड, दे आर वर्कड अपॉन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई, डिकम्पोज हो जाते हैं, वापस से वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉइल में मर्ज हो जाते हैं, एनवायरनमेंट में रिसाइकलिंग हो जाती है उनकी। सो and then again these nutrients are consumed by the producers. green plants दोबारा से उनको soil के through consume करते हैं and then they perform photosynthesis. Thus no organism can live independently. The bottom line is the crux. इसको हम crux भी बोल सकते हैं, मतलब the most important point of this whole thing, निचोड़ जिसको हम कहते हैं ना। the bottom line is that no organism can live independently. organisms हम independently survive नहीं कर सकते हैं। we need our surroundings, हमें एनवायरनमेंट चाहिए, अपना इकोसिस्टम में ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बोला था नो मैन इज़ एन आइलैंड, एक इडियम है ये। तो नो मैन इज़ एन आइलैंड मतलब कोई भी इंसान अपना अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। वी डू नीड पीपल अराउंड अस, वी डू नीड एनिमल्स, प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स। सो बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन होता है अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, लाइफ यहाँ से इसकी वजह से लाइफ मेंटेन होती है, बैलेंस मेंटेन होता है नेचर में, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। नेचर में कोई भी चीज़ डिसप्रपोर्शनेट नहीं होती है। अगर हम नेचुरली सारे फिनोमेना को होने दें तो डिसप्रपोर्शन नहीं आता है। एक्चुअली डिसप्रपोर्शन कब आता है? जब ह्यूमन बींग्स अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए, ग्रीडीनेस के लिए, अपने कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए नेचर को डिस्टर्ब करते हैं। So that creates a disbalance and then natural calamities occur. Otherwise there is a perfect balance in the nature. ये देखो एक डायग्राम दे रखा है फिगर 4.1 which shows interaction between abiotic and biotic components. इससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। डायग्राम देख लीजिए।
इसमें क्या दे रखा है, सनलाइट है। देखो सनलाइट को कौन अब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं, सॉइल से वाटर ले रहे हैं ग्रीन प्लांट्स, और एयर से वो क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं। और उसकी हेल्प से जो ग्रीन प्लांट्स हैं दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स, जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं उसको जब हम खाते हैं, जैसे ये फ्रूट है या कोई लीव्स हैं तो उसको हर्बीवोर्स खा रहे हैं, एंड ह्यूमन बींग्स जो है हम लोग भी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स को हम ओमनीवोर्स बोलते हैं, क्योंकि हम जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और फ्लैश ईटिंग मतलब नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं ह्यूमन बीइंग्स। तो दैट इज़ वाई देयर इज अ स्पेशल टर्म ओमनीवोरस, वी आर ओमनीवोरस एनिमल्स। तो अब ये प्लांट प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को हर्बीवोर्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। इन हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा जाते हैं। ये कार्निवोरस एनिमल है, ये हर्बीवोर्स को खाता है। अब जब ये प्लांट्स व्हेन दे डाई, जब ये जो हर्बीवोर है ये भी मरता है, या जो कार्निवोरस एनिमल है व्हेन इट डाइज इन नेचर, तो क्या होता है, इनकी जो एक्सक्रीशन और डेड रिमेन्स है इन पे वल्चर्स एक्ट करते हैं, खा जाते हैं। फिर भी जो डेड रिमेन्स होते हैं दे आर एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई बेसिकली, एंड दे आर डिकम्पोज मतलब उनके जो बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो सॉइल में मिनरलाइज हो जाते हैं, सॉइल के मिनरल्स बन जाते हैं और सॉइल को मिनरल्स में एनरिच करते हैं। और वो जो सॉइल होता है जो कि इतना एनरिच्ड होता है मिनरल से, उसमें जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, दे फ्लरिश वेरी वेल। इसीलिए जंगल में जो जंगल है, फॉरेस्ट हैं, दे आर नेचुरल इकोसिस्टम्स, क्योंकि वहाँ पे ये साइकिल्स नेचुरली चलती रहती हैं। Animals die, they are decomposed and the soil gets enriched, from their new plants arise। plants में बहुत विगर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेके वो ग्रो करते हैं, तो उन प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, नेचुरल होती है, विगरस होती है। दोज प्लांट्स आर वेरी हेल्दी। So this whole process goes on. So this is basically interaction between biotic and abiotic components. Okay, now we move on to another second part of this video, that is the types of ecosystem। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं। आपने इकोसिस्टम पढ़ा था कि इकोसिस्टम जो है इट इज़ अ स्मॉल नेचुरली बैलेंस्ड यूनिट जो कि सेल्फ सस्टेनेबल है, अपने आप में। सेल्फ सस्टेनेबल वर्ड हम यहाँ पे कई बार यूज़ करेंगे। देखो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं सेल्फ सस्टेनेबल। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में समझाया था कि नहीं समझाया था। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब जो अपने आप सर्वाइव कर सके। अपने आप सर्वाइव करने का मतलब ये है कि खाना पानी शेल्टर किसी भी चीज़ के लिए वहाँ पे जो हमारी नीच है, जो हमारा जो एक पर्टिकुलर नीच ही बोलेंगे हम उसको, जो हमारा पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट है, हमें उससे बाहर ना जाना पड़े। तो ऐसा कोई भी एक अगर हमें पर्टिकुलर एरिया मिल जाता है जहाँ पे हमारी ज़िंदगी में जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हमें मिल रही हैं, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स आर इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब नेचुरल इकोसिस्टम जो है दे अकर नेचुरली नेचर में अपने आप प्रेजेंट होते हैं और अपने आप काम करते रहते हैं। दे डोंट नीड आर इंटरफेरेंस। अपने आप उनमें एनर्जी की, मटेरियल्स की, मिनरल्स की, हर चीज़ की रिसाइकलिंग चलती रहती है। इकोसिस्टम में रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी की वजह से फिर वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन, कंटिन्यूस चलता रहता है। इट नेवर नथिंग, मतलब एक एनिमल इफ इट डाइज तो उसकी पॉपुलेशन चलती रहती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन भी होता रहता है, नए एनिमल्स दे आर बीइंग बोर्न। उसके बाद प्लांट्स अगर मर जाते हैं तो नए प्लांट्स भी पैदा होते रहते हैं। तो एक दूसरे को हेल्प आउट करते रहते हैं वो सारी चीज़ें। सॉइल एनरिच होता रहता है, सॉइल यूज़ अप होता है, फिर एनरिच होता है। तो इस तरीके से जो सारे मिनरल्स हैं, जो सारे लिविंग उसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरे करते रहते हैं, एंड दैट इट रिमेन्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड इकोसिस्टम, जिसको कि बाहर की किसी की एड की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जो जो उसको चीज़ें चाहिए वो वहीं पे उस इकोसिस्टम में खुद ही जनरेट हो रही हैं, खुद ही प्रोड्यूस हो रही हैं, एंड एवरीबडी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट। तो जो इकोसिस्टम है वो सेल्फ रिलायंट है, मतलब किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। तो ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। इट कुड बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ज़मीन पे है तो टेरेस्ट्रियल हो गया, पानी में तो एक्वेटिक हो गया।
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ग्रासलैंड मतलब बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं ना, जैसे हमने आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा स्टेपीज एंड प्रेरीज, ये बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, है ना, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, इवन रशिया में है। तो ये स्टेपीज और प्रेरीज, प्रेरीज तो दे आर दी, प्रेरीज आपको पता होगा कि व्हीट के लिए बहुत फेमस है। तो ये सारे जो बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। यहाँ पे बहुत सा इवन डेजर्ट्स जो होते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट है, इट्स अ वंडरफुल इकोसिस्टम कि वहाँ पे सब चीज़ें हैं, एक एनिमल दूसरे को मार के खाता है, दूसरा तीसरे को मार के खाता है, और जो ओरिजिनल मतलब जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट जो हर्बीवोर्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड एनर्जी फ्लो होता रहता है, चलता रहता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। देन फॉरेस्ट तो सबसे ज़्यादा एनरिच्ड इकोसिस्टम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांटेशन की वैरायटी है, जो प्लांट्स की वैरायटी है और जो एनिमल्स की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट। तो एक फॉरेस्ट जो होता है, इट इज़ अ वेरी वेरी सेल्फ सफिशिएंट, वंडरफुल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। आपने वर्ड फ्लोरा एंड फोना सुना है, मैंने कई बार यूज़ किया है ना, ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मीन्स द प्लांट लाइफ एंड द फोना मीन्स द एनिमल लाइफ। तो ये दोनों जो फ्लोरा एंड फोना है, दे आर प्रेजेंट इन वेरियस फॉरेस्ट्स। ओके, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक के पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। मतलब पानी में जो भी रिसाइकलिंग हो रही है एनिमल्स और न्यूट्रिएंट्स के बीच में, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। नाउ अब हम बात करें पॉन्ड इकोसिस्टम, जो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन अ पॉन्ड अलोंग विद द अबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल। मतलब कि यहाँ पे एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, फिर बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिव करते हैं वहाँ पे, दे आर ऑल्सो देयर। उसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, जो कि इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करने में, सेल्फ सफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे एनिमल्स के लिए वो है ग्रीन प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टीमेट, दैट इज द सन। Now, aquatic plants absorb, dissolves carbon dioxide and prepare their food। ये आपको पूछा जा सकता है कि aquatic plants जो photosynthesis परफॉर्म करते हैं, वो तो उनको क्या चाहिए photosynthesis परफॉर्म करने के लिए? CO2 प्लस वाटर। क्लोरोफिल तो उनके पास है, सनलाइट उन्हें ऊपर से मिल रही है, दे नीड CO2 एंड वाटर। वाटर तो उनके चारों ओर है तो मिल गया। CO2 कहाँ से आई? CO2 जो वाटर में डिजॉल्व CO2 है उसको वो यूज अप कर लेते हैं, ठीक है, एंड दे प्रिपेयर देयर फूड। दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है ऑक्सीजन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट बीइंग रिलीज्ड। तो वो ऑक्सीजन जो होती है वो एक्वेटिक एनिमल्स की ब्रीदिंग की प्रोसेस में काम आ जाती है। एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो रेस्पायर करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, वाटर में भी O2 होती है, लेकिन जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं जब, तो दे ऑल्सो प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड दैट इज ऑल्सो यूज्ड अप बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो दे यूज अप दिस ऑक्सीजन इन देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद आगे क्या दे रखा है? स्मॉल एनिमल्स जो हैं दे ईट प्लांट्स डायरेक्टली। छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को डायरेक्टली खा जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स बोलते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो, ठीक है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है, सॉरी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो प्रोड्यूसर्स हो गए, सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो है, तो हर्बीवोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं हर्बीवोर्स के लिए कि दे कैन बी कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। आप कभी भी इन चीज़ों टर्म्स के लिए कंफ्यूज नहीं होगे अगर आप सारी चीज़ें क्लियर रखोगे तो, ठीक है। हर्बीवोर्स हो गए प्राइमरी कंज्यूमर्स। और अगर हम लेवल्स में देखें, आपने जो पिरामिड बनाया था लास्ट लेक्चर में देखा था, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो था हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड का, दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय द प्रोड्यूसर्स, दैट इज द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल को बिलोंग करते हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम हर्बीवोर्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। दे ईट नथिंग एल्स, मतलब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स नहीं है, प्लांट ईटर्स हैं। देन उसके बाद लार्ज एनिमल्स आते हैं लाइक फिश एंड फ्रॉग्स। अभी हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो दे आर सेइंग फिश एंड फ्रॉग्स। तो ये कार्निवोर्स हैं, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, ठीक है।
सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, ये सब ध्यान रखिएगा. दे ईट स्मॉल फिश एंड इंसेक्ट्स. आफ्टर डेथ द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अगेन अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स. अब जब व्हेन दीज फिशेस, द स्मॉल एंड द बिग फिशेस, दे डाई, इनकी बॉडी, स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खा लेते हैं, फिर भी कुछ बच जाते हैं, रिमेन्स जो होते हैं, तो उनकी बॉडी जो है दैट इज एक्टेड अपॉन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड they are decomposed into various minerals and those minerals are absorbed by plants and nutrients. तो ये हो गया प्लांट इकोसिस्टम. सिमिलरली फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें भी सॉइल, एयर, वाटर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो बहुत सारे प्रेजेंट हैं फॉरेस्ट में. तो ये रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स वहाँ भी चलती रहती है कि ईटन एंड बीइंग ईटन, वो कोई एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है. तो इस तरीके से ये जो चलता रहता है कि प्लांट्स को एक छोटे एनिमल ने खाया, उस छोटे एनिमल को एक बड़े एनिमल ने खाया, उस बड़े एनिमल को और बड़े एनिमल ने खाया. व्हेन दे डाई देयर बॉडीज आर decomposed and they are acted upon by bacteria and fungi and they are again mixed, mineralized हो गए and they are mixed into the soil. soil से दोबारा से green plants grow करते हैं and again this cycle of being eaten, eating and being eaten, it continues. Okay. सो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि अ पॉन्ड एज एन इकोसिस्टम कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. अब कोई फॉरेस्ट है, उसके अंदर पॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, तो पॉन्ड इकोसिस्टम एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट हो सकता है. दैट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. ये तो ये नेचुरल इकोसिस्टम की बात हो गई. अब अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होगा? जो कि मैन मेड होगा, ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है. तो इट इज़ एन इकोसिस्टम दैट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बींग्स. हम अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं ना, छोटे छोटे, चाहे छोटा एक्वेरियम हो, बड़ा एक्वेरियम हो. सो दे आर ऑल्सो इन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. तो एग्जाम्पल्स हो गए एक्वेरियम, गार्डन, क्रॉप फील्ड, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. हमारे खेत जो हैं जिसमें हम अपनी मर्जी से प्लांट्स उगाते हैं, दैट इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. क्रॉप इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया वो एक आर्टिफिशियल. हम घर में लॉन मेंटेन करते हैं, गार्डन मेंटेन करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम और एक्वेरियम. ठीक है. अब आपको एक एक्टिविटी दे रखी है टू मेक एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. तो आप एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अपने घर में बना सकते हैं. उसके लिए आपको एक लार्ज ग्लास जार चाहिए, पानी चाहिए, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स चाहिए और एक दो मछलियाँ चाहिए. तो या तो जार ले लीजिए या एक कोई वेसल ले लीजिए कांच की, उसमें साफ पानी भरा और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स डाल दिए और फिशेस डाल दी ताकि वो आपस में इंटरेक्ट करें, सर्वाइव कर सकें. आप इसमें ऑक्सीजन पंप और बल्ब लगा सकते हैं ताकि वो उनको कंटिन्यूस लाइट मिलती रहे फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स प्रेजेंट है वहाँ पे. तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए आपके इस इकोसिस्टम के? बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए? वाटर, एयर एंड लाइट. ये अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए. इसमें एक चीज़ उन्होंने बोली है कि फ़िश को डेली फीड देते रहिए आप. जो फ़िश का फीड होता है ना, स्पेशल आते हैं, तो कीप ऑन गिविंग देम. ज़्यादा नहीं देना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना देना है. और पानी को चेंज करते हैं, एक्वेरियम के पानी को रिप्लेस करते रहते हैं ताकि उसमें जो गंदगी है या इन्फेक्शन है वो ना क्रिएट हो जाए, स्टेल ना हो जाए. वो पानी चेंज करने की टेक्निक होती है, नहीं कि मछलियों को निकाल के पानी चेंज कर दो, मछली मर जाएंगी बेचारी. उनको एक कंटेनर में निकालते हैं, फिर वाटर चेंज करते हैं. Okay, there's a question, what will happen if there are no plants in the aquarium? Obviously everything in the aquarium will not flourish, वो ecosystem ख़त्म हो जाएगा क्योंकि green plants नहीं है. तो प्रोड्यूसर्स होने बहुत ज़रूरी है. बिना प्रोड्यूसर्स के कोई भी इकोसिस्टम रह ही नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता. ठीक है. सो ये थ्योरी फिनिश हो गई. अब हम यहाँ एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. अ यूनिट इन विच डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड. एक डेफिनेशन दे रखी है आपको जहाँ पे कि क्या है? यूनिट इन विच डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. ओके. ऑप्शंस दे रखे हैं एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सो दैट इज द इकोसिस्टम. Who coined the term ecosystem? It was coined by Sir A. Tensley. So जो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी. ऑप्शंस दे रखे हैं ए वी एंटनी वॉन लीeuwenhoek, एरिस्टोटल, ए टेंसली, नन ऑफ दीज. सो टेंसली जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? ए ग्रासलैंड, येस इट इज. डेजर्ट है, फॉरेस्ट है. पॉन्ड जो है दैट इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इट इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम. सो ऑब्वियसली दैट इज द करेक्ट आंसर.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम? कौन सा नेचुरल नहीं है? लेक नेचुरल है, रिवर नेचुरल है, सी भी नेचुरल है, एक्वेरियम विल बी द करेक्ट आंसर. इट इज अ मैन मेड या आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? दीज क्वेश्चंस आर वे टू इजी. बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी चैप्टर है, इसको ध्यान से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? एक्वेरियम इज आर्टिफिशियल, लेक आर्टिफिशियल नहीं है, क्रॉप फीड आर्टिफिशियल है, गार्डन आर्टिफिशियल है. तो हमारा जो लेक है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. सर्कल द ऑड वन एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर थ्री बिलोंग. अब आपको 4 चीज़ें दे रखी हैं, उसमें से आपको ऑड वन को सर्कल करना है और ये बताना है कि ऑड वन की कैटेगरी नहीं बतानी है, जो रिमेनिंग 3 हैं जिनमें से आपने ऑड वन सिलेक्ट किया है उन रिमेनिंग 3 की कैटेगरी बतानी है. ठीक है. फर्स्ट इज प्लांट्स, काउ, हॉर्स, सॉइल. तो देखो अब सॉइल जो है यहाँ पे ऑड वन है क्योंकि प्लांट्स, काउ और हॉर्स तीनों जो हैं वो कैसे कंपोनेंट्स हैं? दे आर दी लिविंग और दी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. सॉइल जो है दैट इज दी अबायोटिक कंपोनेंट, तो इसीलिए जो सॉइल है वो ऑड वन हो गया. नेक्स्ट, हॉर्स, टाइगर, गोट, रैबिट. हॉर्स, टाइगर, गोट, रैबिट. इसमें जो टाइगर है दैट विल बी दी ऑड वन क्योंकि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कार्निवोरस एनिमल और टाइगर इज अ कार्निवोरस एनिमल. जो बाकी हैं हॉर्स, गोट एंड रैबिट ये कैसे हैं? दे आर दी हर्बीवोर्स. ये हर्बीवोरस एनिमल्स हैं या हर्बीवोर्स हैं, तो दे टाइगर इज दी ऑड वन आउट. नेक्स्ट इज लायन, ग्रीन प्लांट्स, रैबिट, लेपर्ड. अब देखो लायन, ग्रीन प्लांट्स, रैबिट, लेपर्ड. इसमें लायन जो है वो कंज्यूमर है, कार्निवोरस एनिमल है, कंज्यूमर है. ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑड वन आउट हो जाएंगे क्योंकि दे आर दी प्रोड्यूसर्स. बाकी सब जो हैं वो कंज्यूमर्स हैं. चाहे हम रैबिट की बात करें, लेपर्ड की बात करें, ये सारे कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट लेवल के कंज्यूमर्स हैं. हर्बीवोर्स हैं या कार्निवोर्स हैं बट दे आर कंज्यूमर्स, जबकि ग्रीन प्लांट्स जो हैं दे आर दी प्रोड्यूसर्स. नेक्स्ट, टेम्परेचर, एयर, लिजर्ड, लाइट. अब यहाँ पे टेम्परेचर, एयर और लाइट जो हैं दे आर दी अबायोटिक फैक्टर्स वेयर एज दी लिजर्ड इज दी लिविंग और दी बायोटिक फैक्टर. बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं? अबायोटिक हैं. ठीक है. ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रीन प्लांट्स आर, ग्रीन प्लांट्स आर क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स. ठीक है. They are the producers, they are the autotrophic. They show autotrophic mode of nutrition, so they are the producers. Next, organisms that cannot make their own food but depend on food prepared by green plants are called. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड नहीं बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है टोटली, दे आर नोन एज दी कंज्यूमर्स. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स. डिफरेंट लेवल के कंज्यूमर्स हैं वो. दे कैन बी हर्बीवोर्स एंड दे कैन बी कार्निवोर्स. नेक्स्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या होते हैं? दे आर दी डीकम्पोजर्स. ठीक है, ये हो गए हमारे डीकम्पोजर्स. नेक्स्ट इज प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम. प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स कौन सी जगह से मिलते हैं? सोर्स क्या है? सो दैट इज दी सॉइल. सॉइल इज दी सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट्स. नेक्स्ट इज ग्रीन प्लांट्स यूज डैश फॉर मेकिंग फूड. ग्रीन प्लांट्स क्या यूटिलाइज करते हैं? किस चीज़ से अपना खाना बनाते हैं? सो दे यूज ऑक्सीजन और CO2. ऑक्सीजन वो यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, अपने फूड बनाने के लिए. मतलब फॉर मेकिंग फूड के लिए प्रोसेस कौन सी है? प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए उनको क्या ज़रूरी होती है? CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड. सो ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड. सो दिस फिनिशेस विद दिस लेक्चर. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी टॉपिक होगा वो कंटिन्यू करेंगे. एंड अगेन आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स बताइए, आई वुड सर्टनली हेल्प यू. और इसके साथ मैं क्लास 10 और 9 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ. यूट्यूब पे ही डालूंगी मैं सारे वीडियोस. तो अगर आपके एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं 9th और 10th में तो प्लीज़ डू इन्फॉर्म देम. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, टेक केयर.